ठंड लग रहा है? बताइए, इस उम्र में ठंड लग रहा है? इस उम्र में हम बर्फ के पानी में डूब जाते थे। ठंड लग रहा है ऐसे आदमी को भी। ये भी रिकॉर्ड हो गया। आइए क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ टॉपिक पढ़ना है, बताइए। सब पहले वाला सब रिवाइज किए हैं? हाँ, रिवाइज हुआ है? सबको क्लियर है? तो हम पूछें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत है मेरे पूछने पर तो हाथ उठाइए। हाँ, अरे बोलो, हाथ उठा के बोलो किसी को दिक्कत है तो। कोई नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो रवि बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रकाश डालिए उस पर। लास्ट क्लास में आप फिजिक्स में क्या पढ़े थे? 1,000 रुपया है, आपको जरूरत है 200 रुपए की, तो आपका दोस्त कितना देगा? 200 देगा कि 1,000 देगा? ऐसा कोई दोस्त है कि 200 रुपये मांग रहे हैं, लो 1,000 जाओ ऐसा करो? ऐसा है कोई दोस्त? नहीं है। तो आपको कितना देगा? 200। अगली बार आपकी समस्याएं और बढ़ गई, आपको 500 रुपए की जरूरत है, तो आपका दोस्त कितना देगा आपको? 500 रुपया देगा? देगा ना? अब वो कैलकुलेशन मत कर लीजिएगा कि 500 प्लस 2 700 दे दिया, नहीं, 200 दिया था आपने, लौटा दिया। ठीक है, अगली बार कितनी की जरूरत पड़ी आपको? 500 की, तो आपके दोस्त ने कितना रुपया दिया आपको? 500। फिर काम हुआ, आपने लौटा दिया। अगली बार जरूरत है 900 रुपए की, तो आपका दोस्त कितना रुपया देगा? 900 रुपया। उसको कोई काम धाम नहीं है, उसका भी तो खर्चा है। ऐसा नहीं सोचना, वो 900 रुपया देगा आपको। तो आपने 900 रुपया लिया, फिर काम हुआ, आपने दे दिया। फिर अगली बार आपकी आपकी जरूरतें ख्वाहिशें बढ़ती रही, तो आपने अपने दोस्त से मांगा 1,000 रुपया, तो उसने 1,000 रुपया दे दिया आपको। ठीक है, तो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। उससे ज्यादा आपके दोस्त आपको नहीं दे सकता, बोलेगा कि ये लिमिट है मेरा। ठीक है, अगली बार आपने उसको लौटा दिया, फिर उसके अगली बार आपने मांगा 1,050 रुपया, तो वो आपको कितना देगा? मार के नहीं भगाएगा, आपको देगा, बर्दाश्त करते हुए दे देगा 1,000 रुपया। 50 रुपया आपको नहीं दे पाएगा, तो आप 50 रुपए के लिए क्या करेंगे? दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो दर दर की ठोकरें मतलब मोशन। ठीक है, तो मोशन मतलब आप मोशन करने लगे, अब आप स्टेबल नहीं रहे। आपको 50 रुपए की जरूरत है, आपका दोस्त नहीं दे पाया, क्योंकि जरूरत कितनी थी टोटल? 1,050 रुपए की, और आपके दोस्त के पास मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 1,000। तो दोस्त यहां पर कौन है? फ्रिक्शन। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन को कहा जाता है कि सेल्फ एडजस्टेबल है। 200 से 500, 500 से 900, 900 से 1,000 रुपया हुआ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। जो 1,000 रुपया देने की उसकी ताकत है, उसी को बोलते हैं म्यू एस इंटू एन। समझ गए? आप लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं म्यू एस इंटू एन क्या होगा। सेल्फ एडजस्टेबल क्यों हुआ, और उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ। तो हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एस इंटू एन नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होता है। There is huge difference between maximum value of a static friction force and magnitude of static friction force. Suppose you require 200 rupees and you are asking your friend to give 200 rupees. That is not threshold value. The threshold value will be 1,000 rupees. The threshold, to whom we call a threshold value, the maximum value can be given by the borrower, can be given by the loan person. ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल सकता है वो बताएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। किस रेंज में आप ले सकते हैं, वो है 0 रुपया से 1,000 रुपया। क्यों? आप 1,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसके पास है ही नहीं। तो आप कितना ले सकते हैं? 1,000 रुपये ले सकते हैं। तो आपके लिए यदि कहा जाए कि आप कितना पैसा कैरी ओवर कर सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा 0 रुपया से आप चल सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं? 1,000 तक जा सकते हैं। 0 से 1,000 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसीलिए एक्स या फ्रिक्शन फोर्स कैसा वैल्यू है? सेल्फ एडजस्टेबल है। ठीक है, लेकिन अब हम बातें कर रहे हैं इसके आगे का। यदि आपको जरूरत है 1,100 रुपए की और आपका दोस्त कितना दे चुका है आपको? 1,000 रुपया। तो आपको दरकार कितनी है, मतलब रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 रुपए की। तो 100 रुपए के लिए आप कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वो नहीं दे पाएगा। आपको 100 रुपए के लिए मोशन करना पड़ जाएगा। तो जब मोशन करना पड़ जाएगा, तब हम बात करेंगे किसका? ठीक है, तो ये कब आएगा? ये कब आएगा?
when there is relative motion, not tendency, exactly the relative motion between two contact surfaces. बोलिए हाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दो पॉइंट हमने एक साथ जोड़ लिया। जो आप नहीं जोड़ पाते हैं, धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कीजिए, हर दिन कुछ लिखिए, ठीक है। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जब रिलेटिव मोशंस होंगे तब ये आएगा, और यदि रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और काइनेटिक मतलब कोई एक बाइक का नाम काइनेटिक देखे हैं? हाँ, बाइक या स्कूटी का नाम काइनेटिक है? बिल्कुल है। बहुत सारे व्हीकल्स का नाम भी काइनेटिक से जुड़ा होता है, ठीक है। आइए यहां ध्यान से देखते हैं। तो व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, तब हम बात करेंगे किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो अब यहां पर देखना है, इसको हम कह सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। लीजिए, ये क्या है? अरे बोलो, कांस्टेंट है, मतलब वैरी नहीं करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? वेरिएबल। और वेरिएबल मतलब वैरी कहां तक कर सकता है? उसके मैक्सिमम वैल्यू तक। एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में अंतर है। आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप मैक्सिमम कितना ला सकते हैं? 110 ला सकते हैं क्या? उससे ज्यादा नहीं ला सकते। आप 80 ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं, 94 ला सकते हैं, 99 ला सकते हैं, 99.9 ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं। 100 से ज्यादा किसी का आया है 100 मार्क्स के पेपर में? हाँ, समझ गए इस बात की समस्या? इस बात को समझे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्कोरिंग इन अ सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट हैविंग 100 मार्क्स। तो आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं? उसके 100 मार्क्स तक कर सकते हैं। तो वही चीज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू तक फ्रिक्शन फोर्स जा सकता है स्टैटिक, ठीक है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है? काइनेटिक। तो काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू उसका वही वैल्यू रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो मोशन में है, बॉडी मोशन में है, अपना स्टेट चेंज कर चुका है। अब उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में बॉडी के पास, बॉडी ऑलरेडी मोशन कर चुका है, उनके कांटेक्ट नॉर्मल भी फिक्स है, और उनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको मोशन के केस में हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक। तो हम लोग म्यू के से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, इट इज कांस्टेंट फोर्स। और हम इस केस में लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। वहां क्या था? म्यूएस इंटू एन। वहां पर ये म्यूएस था, वो भी कांस्टेंट होता है, और म्यू के भी कांस्टेंट होता है। अब क्या है, ये तो बॉडी मोशन करने के बाद हो रहा है। इसका मतलब है कि जो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग जो हुआ, दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हुआ, उसमें पार्शियली और टेम्पररी वेल्डिंग्स हुए, उसको वो ब्रेक करके आगे बढ़ चुका है। तो आप सोचिए कि साइकिल यदि आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप पैडल पे ज्यादा प्रेशर देते हैं कि जब चलने लगता है तब ज्यादा प्रेशर देते हैं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा काइनेटिक से। इसीलिए म्यूएस का वैल्यू हमेशा, आप क्वेश्चन में भी देखेंगे, म्यूएस का वैल्यू या तो इससे ज्यादा होगा या म्यूके के बराबर होगा। मैक्सिमम म्यूएस म्यूके के बराबर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि म्यूके का वैल्यू म्यूएस से ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स में जो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है वो बहुत मायने रखता है। उसको ब्रेक करने के लिए वो सरफेसेस का जो कांटेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी बहुत मायने रखती है। इसीलिए म्यूएस का वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। जब वो मोशन कर गया तो उनके बीच में जो भी वेल्डिंग्स हुए हैं, जो भी टेम्पररी एंगेजमेंट हुआ है, वो ब्रेक हो रहा है, लगातार ब्रेक हो रहा है, तो उसकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि उसकी क्रस्ट और ट्रफ को तोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन जब स्टैटिक कंडीशन है तो क्रस्ट और ट्रफ को तोड़ना, एंगेजमेंट को तोड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए इस कारण से स्टैटिक में म्यूएस का वैल्यू ज्यादा होता है, काइनेटिक में म्यू का वैल्यू कम होता है, क्योंकि उसको ब्रेक ऑलरेडी मिल चुका है। समझ गए? ग्राफ में भी हम लोग देखेंगे
जब हम लोग ग्राफ आएंगे तो उसमें देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के जो म्यूएस है या म्यूके है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अब ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब आएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, फिर और पॉइंट्स ऐड करेंगे। ध्यान से समझिए, कल ये प्रश्न सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, और यदि कल आप नहीं जवाब दे पाए तो पूरा क्लास खड़ा रहेंगे मेरी तरह। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, यहां से कंफर्म कर लीजिए कि हाँ हमको समझ में आया, तभी यहां से जाइएगा, नहीं तो टीचर से पूछ लीजिएगा, नहीं तो कल टीचर पूछेगा ही पूछेगा। ये MA है और ये MB है। अब ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, किसके पास, बी ब्लॉक के पास, और इस डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इस डायरेक्शन में बॉडी के पास, इस बॉडी के पास वेलोसिटी है, और वो कितना है, जैसे यहां VA था, सॉरी VB था ये, और यहां पर इसको जस्ट एज इट इज रहने दीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है A बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूरा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन, खाली आपको क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस बॉडी पर, ऑन बी ब्लॉक। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है इसमें, कुछ है, साहिल बोल रहा है नहीं, तो बनाओ, बता दो साहिल। हाँ, इसको पढ़िएगा जरूर। When there is relative motion between the two contact surface। अब पहला जो बच्चा है, मतलब आप लोग जैसे बच्चे, सबसे पहले जैसे ही रिलेटिव मोशन आता है, आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे ही रिलेटिव मोशन आता है तो बच्चे का क्या एक्टिव, क्या उसका रिएक्शन होता है, जैसे ही रिलेटिव मोशन देखता है वो पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो रिलेटिव मोशन को हमको पकड़ने के लिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये ब्लॉक बी किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो हम ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे। क्यों देखेंगे, मतलब काहे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप करेगा वो दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में करेगा। तो दो कॉन्टेक्ट सरफेस कौन कौन से हैं, एक तो ब्लॉक ए का और एक दूसरा ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक बी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन किधर हो रहा है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? पूरा जितना भगवान दिए हैं पूरा लगाइए, 2 मिनट समय दे रहे हैं, और लिख के नहीं, ड्रॉ करके नहीं, एकदम देख कर बताइए किधर लगेगा। बस ध्यान रखना है, आपको ए पे बैठ जाना है और ए पर बैठ करके बी को देखना है, तब आपको पता चलेगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, तभी तो उसके अपोजिट लगाएंगे। बोलो राहुल। पॉजिटिव एक्स में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, देखते हैं। और कोई बोलिए, राहुल पॉजिटिव ए है, मतलब पॉजिटिव एक्स बोल रहा है, तुम्हारे पॉजिटिव एक्स है, तुम्हारे पॉजिटिव एक्स है, और कोई नेगेटिव एक्स भी है। पॉजिटिव वाई मत बोल देना, खून खोल जाएगा मेरा। ठीक है, बोलिए, तुम लोग भी बोलो, विचार व्यक्त करो अपना। पॉजिटिव एक्स, तुमको क्यों लग रहा है पॉजिटिव एक्स? बॉडी ये वाला ब्लॉक तो इधर मोशन कर रहा है ना। हाँ, बी को देखना है, बी को देखना है। अब बी को कैसे, किसके रिस्पेक्ट में देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। हम एक क्लू दिए थे आपको, आपको जैसे ठीक लगता है आप सोच सकते हैं। कुछ लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ग्राउंड रिस्पेक्ट में पता नहीं चलेगा। मैंने बोला था ना फ्रिक्शन, ओ तो ऐसे कर लेती हूँ बचपन से, या कोई कोर्स की थी? नहीं नहीं, तुम सो नहीं ना जाते हो ऐसे करके?
जैसे खिड़की के आगे नहीं होता है एक कोटिक ऐसे, उसी के आगे, इसके आगे बारिश से बचाता है इसको, ऐसे करके सो लेता है ऐसे करके। चलिए बताइए, तुम जो बाल छिपाना चाहते हो क्या, तो क्यों पहन रहे हो? है? सर में ठंडा लगता है तुमको? इसको सरी में ठंड लग रहा है, बताइए। तो ये टोपी बचा लेगा, वो मंकी टोपी लेके आओ। चलिए आइए, आप लोगों ने कुछ विचार किया हो तो देखिएगा, उससे मैच कराइएगा। अभी वो विचार मन में रखिएगा। कुछ लोगों का या ज्यादातर लोगों का कहना है कि फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगेगा ब्लॉक बी पर, कुछ लोगों का कहना है। अब हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, अलग से। आप सबसे पहले अपने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था कि आप इस पर बैठ जाइए। मान लीजिए ये ब्लू पर्सन आप ही हैं, मैन इन ब्लू आप ही हैं, ठीक है। अब बैठ गए आप, तो इसके वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें ऐड कर देंगे। तो उल्टा करके ऐड करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो डायग्राम अलग से बनाते हैं इस ब्लॉक बी का। तो मास ऑफ बी, तो इधर था कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इधर एक और ऐड होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये टोटल इधर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, और इस डायरेक्शन में तब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटिव ये ब्लॉक पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन, बस, वेरी गुड। अब अगला सवाल ये है कि फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ध्यान रखिएगा, ब्लॉक ए 2 कॉन्टेक्ट सरफेस से जुड़ा है, यानी कि 2 फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तो जितने कांटेक्ट होंगे उतना फ्रिक्शन लगेगा। इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर, यदि हम बी से देखते हैं तो हम बी पे बैठ जाएंगे। तो बी पे बैठेंगे तो इसके वेलोसिटी को 0 और उसको उल्टा करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये 6 + 4 हो जाएगा। तो ब्लॉक बी पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा उसके रिस्पेक्ट में, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आप देखिए, ब्लॉक बी पर पॉजिटिव एक्स में लगा, तो ब्लॉक ए पे किधर लग रहा है? समझ पा रहे हैं कुछ? क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस एक ही हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर यदि पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक पर जैसे ऐसे 2 सरफेस है ना, ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर ऊपर वाला जो हाथ है वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नेगेटिव एक्स में। और नीचे वाला हाथ उसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्स में, तो किधर फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, सेम नेचर का फोर्स है, साइमल्टेनियसली लग रहा है, क्यों नहीं होगा? इतने सारे प्रॉपर्टीज तो फॉलो हो रहे हैं, होगा? अरे बोलो। तो आपको ये देखना है कि ब्लॉक बी ए के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्स में। तो फ्रिक्शन बी पे किधर लगा? पॉजिटिव एक्स में। अब हम ब्लॉक ए की बात करेंगे, तो ब्लॉक ए की बात करेंगे तो हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि उसके पास 2 कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो पहला कॉन्टेक्ट सरफेस की बात कर रहे हैं ब्लॉक ए का। तो हमारा सिस्टम कौन हुआ? ब्लॉक ए। तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? बी के कारण। तो बी के कारण नेगेटिव एक्स में लगेगा, क्योंकि ए बी पे लगा रहा था पॉजिटिव एक्स में। होगा ऐसा? एक्सेलरेशन पेयर के कारण। अब एक और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक मोशन कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सीधे पॉजिटिव एक्स में नजर आ रहा है, तो नेगेटिव एक्स में लगा देंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने लगेंगे ब्लॉक ए पर? अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा? काइनेटिक। समझ पा रहे हैं? ब्लॉक इधर मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उस पर 2 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों का समेशन
ऐड हो जाएगा और ये दोनों फोर्स इसको रिटार्ड कर देगा, आगे जाके ब्लॉक रुक जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, हम उसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो 6 मीटर से जा रहा है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम है ना, तो हो सकता है कि ये 6 न्यूटन हो, ये 4 न्यूटन हो। समझ पाए? और दोनों ही कैसा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर हम फ्रिक्शन फोर्स जो लिख रहे हैं इसको F1 कर देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन 1, और इसको 2 कर दीजिए और इसको 3, और हम ऐसा लिख सकते हैं कि K1 इज इक्वल टू माइनस FK2, ऐसा लिख सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए। बोलिए, ध्यान दो, कल पूछेंगे, खड़ा रहना पसंद है तो ध्यान दो, हमसे पूछो नहीं तो कल तो हम पूछ ही देंगे। समझ गए? ठीक, समझ गए? कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं डाउट है, समझ में आ गया? तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? दो बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब। और यदि अलग से चार्ज नहीं करोगे इसके लिए, जो पॉज और अनपॉज को संभालेगा उसको 2 समोसा हर दिन मिलेगा। देख लीजिए, बताइए y इक्वल टू mx, जो भी मैथ पढ़े हैं बताइए, y इक्वल टू mx क्या है? y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, या x इंडिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट हुआ, x इंडिपेंडेंट हुआ y डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, m क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो tan थीटा बेसिकली स्लोप ऑफ द ग्राफ करता है ये। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो है ये एंगल थीटा, और इसी को हम लोग tan थीटा मिले तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? m होगा ना, तो स्लोप होगा, तो ये हो सकता है। ठीक, तो ये होगा डेल्टा वाई और ये होगा डेल्टा एक्स, ये होगा थीटा, याद है कुछ? ठीक है, तो यहां पर m क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग चले तो m क्या होगा? जैसे जैसे नॉर्मल बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। अरे बोलो, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इंक्लाइंड होगा, क्योंकि म्यूएस का वैल्यू 1 नहीं है, म्यूएस का 1 होता भी तो ऐसे ही बीच में एंगल आता, म्यूएस का वैल्यू कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। होगा, समझ रहे हैं इस बात को? इससे इसको रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? मैथ वाले स्टूडेंट तो कर पाएंगे कम से कम। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा, और एक मैक्सिमम लिमिट तक आया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एफ एस मैक्स होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोलिए? ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हुआ, इसके बाद क्या होगा? ये पॉइंट क्या है? तो अब ये देखिए क्या है, ये पॉइंट है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। क्यों कम होगा? ये कम इसलिए होगा बिकॉज म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स आप कितना भी बढ़ाते जाइए, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। कुछ समझ पाए इस बात को? ये क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या रहेगा? सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ठीक है, कौन? फ्रिक्शन फोर्स। कैसा? स्टैटिक, क्योंकि इसको O मानेंगे, इस पॉइंट को A मानेंगे और इसको B मानेंगे, और यहां तक को मान लेते हैं हम C मानते हैं, तो यहां F एक्सटर्नल लग रहा है। अब यहां पर इसको देखिए ध्यान से, यहां पर F एक्सटर्नल क्या होगा? ये बराबर किसके होगा? एफ एस मैक्स के बराबर होगा। समझ पाए इस बात को?
बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो फ्रिक्शन डेवलप किया, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, फ्रिक्शन बढ़ता गया, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता गया। कब तक बढ़ा? तो उसके एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा। एक्सटर्नल फोर्स तो बढ़ता चला गया, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितना होगा? एफएस मैक्स के बराबर होगा। वहां तक पहुंचा। अब इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता, एक्सटर्नल फोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा स्टैटिक, उसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। अब बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो ए से बी पे आ गया। बी मतलब अब वो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जितना लगाना था लगा लिया, अब बॉडी मोशन करने लगा। तो मोशन करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक से थोड़ा कम होगा। रीजन क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू के इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस का वैल्यू म्यू के से ज्यादा होता है। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। तो स्लाइटली कम हो गया वो, तो स्लाइटली कम हुआ और वो कांस्टेंट हो गया। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता भी रहा तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा। अब बॉडी किस किस कंडीशन में क्या होगा? इतने से दौरान में बॉडी किस में होगा? रेस्ट में, और इधर मोशन में। समझ पाए? और यहां पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। किसका? ए की बात कर रहे हैं। क्या इस ग्राफ को समझ पाए हैं आप? तो आप मुझे बता सकते हैं बी से सी में क्या हो रहा है? बी से सी वो रीजन है जिस रीजन में बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, और चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। और देखिए वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओ से ए में क्या हो रहा है, तो ओ से ए में ओ पॉइंट पर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए उसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जीरो है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जैसा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा थोड़ा सा, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा तो स्टैटिक भी बढ़ा, एक्सटर्नल फोर्स और थोड़ा बढ़ा तो स्टैटिक भी बढ़ा, एक्सटर्नल और बढ़ते बढ़ते ए पे आया तो स्टैटिक भी बढ़ गया, लेकिन अब वो मैक्सिमम वैल्यू है उसका। उसके बाद क्या होगा? काइनेटिक, क्योंकि मोशन करने लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रुक नहीं रहा है। एक्सटर्नल यहां तक रुक जाता तो बॉडी मोशन में नहीं आता, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जा रहा है तो बॉडी को मोशन करना पड़ेगा। तो वो कौन सा रीजन है? बी से सी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि ए से बी में क्या हो रहा है? तो ए से बी में उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का स्टेट चेंज हुआ, बॉडी रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में आ गया। उस पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर सिचुएशन में बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स में चेंजेस नहीं आया, जो उसका एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स था वही रहा। अब उसका क्या हुआ? हल्का सा डाउन हुआ, क्या? उसका म्यू एस किस में कन्वर्ट हो गया? म्यू के में। और आपको पता है म्यू एस का वैल्यू ज्यादा होता है म्यू के से, इसलिए स्टैटिक का वैल्यू घट करके काइनेटिक पे आ गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक से कम होता है, इसलिए थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। अब यहां से बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर। समझ गए? यदि आपसे डिस्कशन में पूछ दिया जाए कि ए से बी में क्या हुआ, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर दें। हालांकि वो भी सही है, बहुत सारी जगह पर वो रहता है, इसमें तो ऐसा ही है, ठीक, यही रहने दीजिए। सो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन there is transformation from static friction to, बोलिए, अरे जोर से बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए इसको लिखे, कंप्लीट कीजिए, पॉइंट्स लिखा देते हैं इसमें। पूरा पॉइंट, पहला पॉइंट पूरा नहीं बताए, बता दिए होंगे, तुम लिखा नहीं होगा।